ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि आर्टिकल 13 और 368 में एक तरह का वार छिड़ा रहता है। और ये वार किस बात से छिड़ा रहता है, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स पर ही डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? तो अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन्स। वो मतलब बेसिक मूलभूत अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और किसके थ्रू प्राप्त है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो ये जो आर्टिकल 13 है, बेसिकली आर्टिकल 13 के क्लास 1 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 13 क्लास 1 ये प्री कॉन्स्टिट्यूशंस डिस्कस करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशंस मींस जैसे जस्ट सपोज ये क्वेश्चन अगर बनता है कि फंडामेंटल राइट्स कब से एग्जिस्ट करते हैं, मींस हमारे जो इंडियन सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स हैं ये कब से एग्जिस्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं सिंस 26 जन 1950 से, मींस 26 जनवरी 1950 से फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 से पहले क्या नहीं था? फंडामेंटल राइट्स नाम की कोई चीज नहीं थी। इज दैट क्लियर? इसको हम समझते हैं किससे? एक एजुकेशन एक्ट 1930 से। मींस एजुकेशन एक्ट 1930 का जो एजुकेशन एक्ट था ये कहता है कि इसमें देखिए एक चयन प्रक्रिया है, एडमिशन प्रोसेस है। इसमें चयन प्रक्रिया में जैसे कि जस्ट सपोज कि इसका चेयरमैन कैसे चुना जाएगा, इसमें प्रिंसिपल्स कैसे चुना जाएगा, टीचर्स का चयन कैसे होगा और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एजुकेशन ले सकते हैं। इसमें साथ ही एक रिस्ट्रिक्शंस है कि स्पेशली दिस कैटेगरी के या दिस कास्ट के लोग, पर्टिकुलर कास्ट एंड कैटेगरीज के लोग एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या करता है कि एजुकेशन एक्ट 1930 जो है क्या करता है कि हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो चूंकि फंडामेंटल राइट्स उस समय थे ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स नहीं थे तो इसका मतलब लॉज नहीं थे। वी हैड लॉट ऑफ लॉज, हमारे पास बहुत सारे कानून तो थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड होता है, लागू होता है, तो साथ में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी इनेक्टेड हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। क्लियर? तो जैसे ही ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड होता है तो फंडामेंटल राइट्स इनेक्टेड होते हैं। तो यहां पर ये जो क्लास आर्टिकल 13 क्लास 1 है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करता है। वहीं पर आर्टिकल 13 क्लास 2 ये क्या कहता है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट ऐसे किसी कानून पर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है जो भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस करता हो, कर्टेल करता हो। ऐसा ना तो कोई कानून बना सकती है और ना ही ऐसा कोई अमेंडमेंट कर सकती है जिससे कि क्या होता हो, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल होते हो, इन्फ्लुएंस होता हो, मतलब उनके अधिकारों का हनन होता हो, मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। तो यहां पर देखिए एक चीज हम थोड़ा सा इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाए कि आर्टिकल 13 तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करता है, आर्टिकल 13 क्लास 2 या क्लास 2 ये डिस्कस करता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत लेजिस्लेचर अर्थात पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ नहीं ड्रॉप्ट कर सकता है, नहीं बना सकता है जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो। तो इसको हम ऐसे समझते हैं
कि देखिए 1950 से पहले मीन्स 26 जन 1950 से पहले जो भी एक्ट, जो भी लॉ बना दिए हैं, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ जो है 1950 के बाद खत्म हो गए। वो लॉज आज भी एग्जिस्ट करते हैं, वो लॉज आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बट उन लॉज को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर इन द सेंस कि यहां पर हमने क्या किया कि कोई भी ऐसा कानून जिसको हमने फिल्टर किया और फिल्टर से यह पता चलता है कि वो उस लॉज के साथ इंडियन सिटीजन्स के, भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स अगर कंसिस्ट करते हैं तो वो लॉ कंसिस्ट करेगा। अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ लॉ इनवैलिड होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशंस में एंड लॉ में वो एग्जिस्ट करता रहेगा, बट वो लॉ जो है क्या हो जाएगा, एक तरह से शैडो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको हम दो तरीके से समझते हैं, इसके दो प्रिंसिपल्स हैं या डॉक्ट्राइन्स हैं, डॉक्ट्राइन्स ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, तो सेवरेबिलिटी एंड एक्लिप्स, इसमें सेवरेबिलिटी को मतलब दूसरी भाषा में एक मोटी तौर पे समझ लीजिए सेपरेशन। क्या होता है ये? सेपरेशन मतलब अलग। अब मान लीजिए कि 1950 से पहले कोई एक ऐसा कानून था जो क्या करेगा, भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा, तो उस लॉ को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। पर्टिकुलर वो सेक्शन, पर्टिकुलर वो लॉ जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक लॉ हुआ करता था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, राइट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और इसमें अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर सेक्शन 14, इसमें सेक्शन 14 में एक लॉ था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में सेक्शन 14 एक ऐसा कानून था जिसमें किसी को अगर कोई पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी उसको डिटेन कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, तो गिरफ्तार करने के बाद वो व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता है, नहीं मतलब कोर्ट में भी ये बात ना जा करके कहे कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, या पुलिस से ये ना पूछे कि भाई आप हमें गिरफ्तार तो कर रहे हो लेकिन मेरा ऑफेंस क्या है, मेरा अपराध क्या है, मतलब इतनी भी बोलने की इजाजत नहीं देता था। तो इसको क्या किया, ये हमारा जो है आर्टिकल 13 कहता है कि ये तो हमारे नागरिक के फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार का हनन है, और ये सीधे सीधे हनन किसका कर रहा था, आर्टिकल 19 का, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मतलब वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो उसने कहा कि भाई ये तो सीधे सीधे जो है मौलिक अधिकार का हनन है। तो पर्टिकुलर इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से पर्टिकुलर दिस वन सेक्शन इज इनवैलिड, इस सेक्शन को क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया। मतलब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट तो रहेगा, राइट, और बाकी इसमें जो लॉज होंगे वो सारे लॉज रहेंगे, वो सारे कानून रहेंगे, बट दिस वन सेक्शन विल बी इनवैलिड, ये सेक्शन इनवैलिड हो जाएगा। इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये सेक्शन इनवैलिड हो गया है तो ये सेक्शन खत्म हो गया है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये इस एक्ट में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बट इस एक्लिप्स की अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये जो है शैडो हो जाएगा, छुप जाएगा, इसको हम हाइड कर लेंगे और ये एक तरह से जैसे स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। इन फ्यूचर कभी अगर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कोई ऐसा लॉ बनाती है, कोई ऐसा कानून बनाती है और कोई ऐसा एक्ट बनाती है, और उस एक्ट उस कानून के अंतर्गत अगर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ फिर से कंसिस्ट करने लगेगा तो इट विल बी एक्टिव वंस अगेन, ये एक बार फिर से सेक्शन
एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो इनएक्टिव मोड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चुपचाप पड़ा रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये शायद मेरे ख्याल से आपको आर्टिकल 13 क्लास 1, आर्टिकल 13 क्लास 2 दोनों ही आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी। अब आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दे रखे हैं। इवन देन मींस पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट राइट to amend entire constitution including fundamental rights too. Means under article 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट को इतने पावर्स हैं, इतने अधिकार हैं कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स टू। मीन्स फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडिंग किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स में को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, मीन्स इनवैलिड नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये नागरिकों को अधिकार नहीं मिलेगा। हमें जहां पर कुछ राइट्स मिले हैं वहीं पर साथ साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई राइट्स मिल गया है तो वो एब्सोल्यूट राइट हो, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में लागू होता हो, ऐसा नहीं है। अगर वार की स्थिति बनती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की कंडीशंस बनती है, अगर हमारे देश में मान लीजिए गृह युद्ध जैसे हालात बन जाए, देश में राष्ट्रपति महोदय को जो है अगर क्या लगाना पड़ जाए, इमरजेंसी लगानी पड़ जाए, या वार की स्थिति हो, तो इन तमाम सिचुएशंस में जो है क्या होता है, ये आर्टिकल 19 सबसे पहले अगर कोई आर्टिकल सस्पेंड होता है तो हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एंड राइट टू मूव एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी है, एंड राइट जो आप जो है भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, कहीं भी स्वतंत्रता से मूव कर सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 को सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट हमेशा जो है ध्यान रखिए। और आपने देखा होगा कि वो अक्सर सुना होगा कि 44 धारा लग गई, 44 धारा लग गई। व्हाट इज 44 धारा? सेक्शन 144 मीन्स यू कैन गैदर 4 पर्सन, मतलब अब 2, 3, 4 लोग, 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जो है क्या लग जाता है, एक फाउंडेशन बाउंड हो जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 19 आपका मतलब, क्योंकि उस समय आपसे ये कहा जाता है कि आपका ये जो राइट्स था ये इस समय क्या है, सस्पेंड हो चुका है। इज दैट क्लियर? यहां पर आर्टिकल 13 में क्लास 1, क्लास 2 ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट्स के राइट्स समझ में आए होंगे। अब इसमें एक बार होता क्या है, पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में एक जंग भी जारी हो जाती है। ये आपको हम इसके क्लास 3rd और 4th के डिस्कशन के साथ केस भी डिस्कस करते हैं, राइट? तो होता क्या है, इसमें जंग कैसे जारी होती है। एक केस आपने सुना होगा, अक्सर आपने सुना होगा, शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन था। शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन था। उस समय शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन, राइट? एक यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के अगेंस्ट था। तो उस समय पार्लियामेंट में कुछ इस तरह का जो है एक्सरसाइज किया गया, लॉ को एक्सरसाइज किया गया। तो शंकरी प्रसाद जो है वहां पर जाते हैं, कोर्ट में अपीयर होते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है स्टेट के थ्रू, राइट? तो क्योंकि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस पार्लियामेंट कैन डू दिस, पार्लियामेंट कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो जो है इस कोई भी कानून बना सकती है। अगर जब पार्लियामेंट ने इस कानून को बना दिया है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरवेन नहीं कर सकता है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई।
तो उन्होंने कहा यार पार्लियामेंट अगर ऐसा कर सकती है, तो पहले जो है जब ये शंकर प्रसाद का केस गया था वो 5 जजेस की बेंच में गया था, लेकिन बाद में आता है आपका आईसी गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो है जो केस अपीयर होता है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार ये कहते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। तो इनफैक्ट ये आईसी गोलकनाथ 2 भाई थे, 2 ब्रदर्स थे, और उस समय पंजाब गवर्नमेंट मींस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब ये एक लॉज बनाती है, और लैंड रिफॉर्म्स का दौर चल रहा था, और लॉज में एक सीलिंग करती है, लैंड सीलिंग होती है। लैंड सीलिंग में मतलब एक लिमिट कर दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है। तो इनफैक्ट आईसी गोलकनाथ के पास 500 एकड़ लैंड थी। कितनी लैंड थी? 500 एकड़ लैंड थी। अब ये जो है 500 एकड़ में, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई आप 30 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं रख सकते हैं। इट मींस एक व्यक्ति जो शाम को जो है 500 एकड़ लैंड का मालिक था, और अगर उसे ये पता चले कि रातों रात सुबह होते होते कि उसकी जमीन कुल 470 एकड़ बची है, सॉरी 30 एकड़ बची है, तो वो तो बिल्कुल क्या हो गया, कंगाल हो गया। तो ये जब आईसी गोलकनाथ अपने राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो यहां पर फिर एक बार आर्टिकल 13 के को पावर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का में ये केस जो है 11 जजेस की बेंच में जाता है। उसमें 11 जजेस थे, और उस 11 जजेस की बेंच ने कहा कि नहीं, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्लास 2 कहता है कि नो डाउट पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट राइट, निसंदेह पार्लियामेंट को बहुत सारे अधिकार हैं। ये आर्टिकल 13 एम्पावर, आर्टिकल 368 एम्पावर्ड पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 है, ये किसको एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को शक्ति देता है, इतनी शक्ति देता है कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 13 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कर सकता है अमेंडमेंट, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, बट पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून एक्सरसाइज नहीं कर सकती है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस करता हो। इज दैट क्लियर? तो ये 11 जजेस की बेंच में जब ये मुकदमा गया, तो उन्होंने जो है एक लैंडमार्क डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, और ये मैं आपको बता दूं 24 अप्रैल 1973 में ये फैसला आया था। 24 अप्रैल, ये डेट नोट कर लें, 24 अप्रैल 1973 में ये डिसीजन आया, और ये गोलकनाथ का केस 1967 में अपीयर हुआ था कोर्ट में। राइट? कब अपीयर हुआ था? 1967 में। और 73 में इसका अप्रैल में जो है डिसीजन आता है, अप्रैल 73 में, कि पार्लियामेंट को पावर्स हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो किसी के राइट्स को इन्फ्लुएंस करे, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आर्टिकल 13 को एक बार फिर जो है क्या मिल जाता है, पावर्स मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आखिर जो है आर्टिकल 13 और 368 में बराबर जंग जारी रहती है। इसी बीच जो है आपका 17 अमेंडमेंट भी आ चुका था, और 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। 1950 में क्या होता है आपका, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड होता है, इनफोर्स होता है, और केम इन फोर्स। तो जैसे ही 50 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हो जाता है, और फर्स्ट अमेंडमेंट होते के साथ ही यहां पर जो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में 8 शेड्यूल थे,
इसमें तुरंत एक शेड्यूल ऐड हो जाता है और शेड्यूल आ जाता है क्या, 9। अब पार्लियामेंट देखिए, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में भी बराबर जंग रही है। पार्लियामेंट कानून बनाती है और यह कहती है कि अगर कोई भी कानून हम बनाते हैं और उसे अगर शेड्यूल 9 में अगर हम उसको ऐड कर देते हैं, शेड्यूल 9 में अगर हम उसको डाल देते हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार जो है फिर पार्लियामेंट क्या होती है, ऊपर चली जाती है, राइट। और इसका सहारा लिया था उन्होंने केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में तो उनके एडवोकेट थे नाना भाई पालकीवाला। तो नाना भाई पालकीवाला ने कहा कि अगर इस तरीके से जो है वो करेगी, जो है पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी, तो एक दिन तो ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो भी सिटीजन्स के हैं वो सारे के सारे राइट्स ही खत्म हो जाएंगे। और आर्टिकल 13 का क्या मतलब रह जाएगा। आर्टिकल 13 जब बराबर इस बात को कह रहा है कि ऐसा कोई कानून आप बना ही नहीं सकते, ऐसा कोई लॉ आप ड्राफ्ट ही नहीं कर सकते हैं जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को क्या करता हो, इन्फ्लुएंस करता हो, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। तो पार्लियामेंट तो जानबूझ करके ऐसे कानून एक्सरसाइज करेगी जिससे जो है क्या होगा, नागरिकों के अधिकार खत्म होंगे। और ये जो है क्या करेंगे, जानबूझ करके कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाएंगे और उसको शेड्यूल 9 में डाल देंगे, शेड्यूल 9 में ऐड कर देंगे। तो उसका मतलब है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक माइलस्टोन केस था केशवानंदा भारती वाला, या लैंडमार्क केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी तरह के कानून को बनाती है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा। मतलब ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट नहीं एक्सरसाइज कर सकती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। इज दैट क्लियर? आई थिंक आर्टिकल 13 एंड 368 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। इसके आर्टिकल 13 के क्लास 3 एंड क्लास 4 में हम आपको जो है डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। थैंक यू।